आप लोगों के सवाल तजियाकारों के सामने रखते हैं। मल साहब, आपसे पूछा जा रहा है फरहतुल्लाह बाबर साहब की जो नई किताब आई है उससे मुतल्लिक ख़ास तौर पे मेमोगेट स्कैंडल से मुतल्लिक कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। सर, हम जैसों के लिए जिन्होंने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी, ज़रा बताइएगा भी ये क्या इंकशाफात हैं। और फिर सवाल ये हो रहा है कि आपको लगता है कि इस सारे वाक़े से हमारी सियासत और मुल्क ने कुछ सीखा है? देखिए, बड़ी ख़बरों की सौगात है ये किताब। अच्छा। और भरी पड़ी है ख़बरों से। वो लोग जो जर्नलिस्ट के लिए तो है होती ही इस तरह की किताबें बहुत न्यूज़ी हैं, लेकिन जो सियासत का शौक़ रखते हैं उन्हें भी ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि ये ज़रूर है कि मैंने जब इस किताब को पूरा पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद फरहतुल्लाह बाबर साहब ने सदर जरदारी की शख्सियत को उभारने की भी कोशिश की, बाज़ चैप्टर्स में मुझे नज़र आया। अच्छा। लेकिन न्यूज़ ही बहुत है और उसके बहुत ही ऐसे वाक़यात हैं जो चौंका देने वाले वाक़यात हैं। जो चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी किस तरह रीइंस्टेट हुए। जनरल कियानी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सदर जरदारी जो है वो सदर बने, यानी मुशर्रफ की एग्जिट किस तरह हुई। और नवाज शरीफ यानी आपसे इंटरेस्टिंग बिट तो मैं पूछूंगी, पहले जरा मेमोगेट स्कैंडल का इंकशाफ तो मुझे बताएं। देखिए, मेमोगेट में जो सबसे मेरे लिहाज से, बाकी चीज़ें तो मेमोगेट की बिल्कुल ज़ाहिर है आई उस ज़माने में जो कंट्रोवर्सी चली, बहुत ज़्यादा चली। हुसैन हक्कानी साहब जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, वो ऑलमोस्ट जो है गिरफ़्तार होते होते बचे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जो इस चैप्टर के अंदर मेरे नुक्ते नज़र से सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ और जो मैं समझता हूँ कि बड़ा इंकशाफ था, वो रात थी जिस रात जनरल कियानी का सदर जरदारी को फ़ोन गया। अच्छा। और मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी सदर और आर्मी चीफ की टेलीफोन पे 2.5 घंटे बात हुई। 2.5 घंटे, और एक ऐसी कंडीशन में जब जरदारी साहब, उस पर लिखा है, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये किताब के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसमें ये बाकायदा लिखा है कि जरदारी साहब ने पार्टी की कोर के लोगों को बुला के बात की, फिर उनकी आवाज़ जो है वो ऊंची होती चली गई और एक ऐसा स्टेज आया कि सदर जरदारी बिल्कुल सोफ़े पे लेट गए और बाकायदा उनके मुंह पे पानी डाला गया, पानी लाया गया पानी पिलाने की, और एकदम डॉक्टर्स कॉल किए गए उनके, और क्योंकि डॉक्टर आसिम, इतनी हालत गैर हो गई उनकी बिल्कुल। और उसके बावजूद पानी, जब उनकी तबीयत थोड़ी संभली तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया कि CMH, तो उन्होंने कहा कि मैं CMH नहीं जाऊंगा। और उसमें बाकायदा कई पैराग्राफ्स हैं जिसमें वो मुसलसल कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा CMH। और फिर उनसे कहा गया, डॉक्टर आसिम को कॉल उधर मिलाई गई, बाहर थे, मुझे याद नहीं कि इस कंट्री में थे, और उनसे कहा गया फ़ौरन वापस आएँ। और डॉक्टर आसिम ने वहाँ से इंस्ट्रक्शन दी कि इनको बिल्कुल कहीं ट्रैवल नहीं करने दिया जाए। ये दुबई जाना चाह रहे थे। ठीक है। और ये हुसैन हक्कानी साहब को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। अब उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब के कोर्ट ऑर्डर्स थे कि ये नो फ्लाई, इसमें ये नहीं कर सकते फ्लाई, और ये जरदारी साहब को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वो नहीं जा सकते। आप क्यों ले जाना चाहते थे जरदारी साहब? अब यही क्योंकि वो उसके कि जरदारी साहब ने अश्योरेंस के ऊपर हुसैन हक्कानी को वापस बुलवाया था, और शायद वो वजह हो सकती है उसमें। और क्योंकि मैंने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा वो सेंसिटिव थे इस मामले पे कि एक स्टेज पे फरहतुल्लाह बाबर साहब ने लिखा कि जब वो हेलीकॉप्टर से यानी प्रेसिडेंसी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे और फिर दुबई के लिए जहाज़ में बैठे तो उनकी गन लोडेड थी। अब ये एक चौंका देने वाली चीज़ है। लोडेड गन थी उनके पास, और वो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि नर्वस ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन थी। ओह गॉड। और ये एक ऐसी स्टेज थी, और ये भी किताब में लिखा है कि डॉक्टर आसिम क्योंकि वापस आ गए थे, ठीक है, बट डॉक्टर आसिम रिफ्यूज टू ट्रेवल विद हिम। और उन्होंने ये भी लिखा है कि डॉक्टर आसिम ने कहा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अब उधर से फिर ये कहा गया कि जहाज़ का इंजन बंद हो गया, और ये कहा गया कि जी दुबई में क्लियरेंस नहीं मिल रही कि दुबई में जहाज़। फिर बिलावल ने अपना रोल प्ले किया। बिलावल, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ बिलावल की बात मानूंगा। फिर बिलावल ने उनको समझाया कि हक्कानी को यहीं रहने दें, हक्कानी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहेंगे। तो ही टुक फरा इस्फहानी विद हिम, हुसैन हक्कानी's वाइफ उसमें। फिर जब वो फिर उनसे कहा गया अभी आप
प्रेसिडेंसी वापस आ मसला जाए। ये है कि इतनी इंटरेस्टिंग ये गुफ्तगू है और मैं चाहती हूँ ये चलती चली जाए, लेकिन टीवी पे इतना महदूद टाइम होता है कि आप क्या करें। बस इतना बता दें कि जो सारा वाकया हुआ आपके ख्याल में कुछ हमारे मुल्क ने सीखा, क्योंकि किताब तो हम ऑब्वियसली पढ़ ही लेंगे और देखिए मैं आपको एक चीज़ जानते बताऊं, रहेंगे। मैंने इतने सालों में, अपनी 40-42 सालों में ऐवान सदर के अंदर जो कुछ होता रहा है ना, वो जनरल ज़िया-उल-हक का पीरियड हो, ग़ुलाम इसहाक़ खान का पीरियड, ख़ासतौर पे ग़ुलाम इसहाक़ खान का जो पीरियड हो, ये ऐवान सदर माजी में जो है वो साजिशों का गढ़ रहा है। 90 के इलेक्शंस का, रिगिंग का इलेक्शन सेल प्रेसिडेंट हाउस में बना हुआ था। तो बहुत सी चीज़ें हैं ऐवान सदर की। अच्छा हुआ फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने ये किताब लिखी, इस पर और किताबें भी आ सकती हैं, लेकिन ये किताब इसलिए मेरे नुक्ते नज़र से बहुत इंटरेस्टिंग थी, वरना मैं किताब बड़ी देर से पढ़ता हूँ काफ़ी, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग और न्यूज़ी थी क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी मुझे पता था। बिल्कुल सही। बहुत से वाक़यात। अच्छा, हम आने वाले दिनों में आपसे और भी इससे मुताल्लिक पूछते रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली तो, लेकिन बहुत से हमारे सवालात और फिर मदद साहब ने तारीख तो होते हुए देखी है, तो इसलिए हम उनसे और भी इस मुताल्लिक पूछते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया मदद साहब आपका,